क्या दूसरों के बहकावे में आकर हमें कोई निर्णय लेना चाहिए? क्या दूसरों की बात को मानकर हमें निर्दोषों को सज़ा देनी चाहिए? क्या दूसरों की बात मानकर हमें गलत फैसले लेने चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े? ये सब देखने के लिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दलीशा वाइब्स चैनल में पूनम कपूर की तरफ से आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं जो कि उस समय हमें लगता है हमें सही है, लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप दलीशा वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कर लिया है और आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम अपनी विषय की शुरुआत करते हैं। क्या दूसरों की बातों में आकर हमें कोई निर्णय लेना चाहिए? क्या दूसरों की बातों को मानकर, उनके बहकावे में आकर हमें कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े? ये सब देखने के लिए मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप सब लोगों को दलीशा वाइब्स चैनल की तरफ से पूनम कपूर का हार्दिक अभिनंदन। मैं फिर आपसे यही विनती करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं कि क्या दूसरों के फैसले में आकर हमें कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े और उस बात का पछतावा हमें फिर ज़िंदगी भर होता रहे। तो मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। एक बार एक राजा था। किसी नगर में एक राजा रहता था और उस राजा की रानी अत्यंत सुंदर थी। एक बार रानी अपने महल की छत के ऊपर बैठी हुई थी और क्या हुआ कि ऊपर से कोई कौवा, कोई पक्षी आता है और उसके सिर के ऊपर वो बीट कर देता है। ये देखकर रानी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। रानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और वो अपने कोप भवन में चली जाती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है कि रानी कोप भवन में चली गई है तो राजा रानी को मनाने के लिए कोप भवन में जाता है और रानी से उसका कारण पूछता है कि उसे क्रोध किस कारण से आया है। तो रानी उसे बताती है कि महाराज, मैं महल की छत पे बैठी हुई थी, कोई पक्षी आया और मेरे सिर के ऊपर बीट करके चला गया। तो रानी अब हट करती है कि जितने भी पक्षी हैं, या तो आप उस पक्षी को मृत्यु दंड दीजिए, नहीं तो मैं इसको भवन से बाहर नहीं आऊंगी। राजा रानी को समझाने का बहुत प्रयास करता है। राजा कहता है कि रानी, ऐसा हट करना अच्छी बात नहीं है। अगर इतनी ही आपको उसकी चिंता है कि उस किसी पक्षी ने आपकी सिर के ऊपर बीट कर दी है तो मैं उसे साफ कर देता हूँ। लेकिन रानी बिल्कुल भी नहीं मानती है। रानी कहती है, नहीं महाराज, मैं इस कोप भवन से तब तक बाहर नहीं आऊंगी जब तक कि आप उस पक्षी को मृत्यु दंड नहीं दे देंगे। अब राजा भी बेचारा बड़े परेशान हो जाता है। राजा नगर के जितने भी शिकारी होते हैं सबको बुलाता है और उनको कहता है कि किसी पक्षी ने मेरी रानी के सिर के ऊपर बीट कर दी है, आप उस पक्षी को पकड़ के लेके आओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो राज्य के जितने भी पक्षी हैं सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब राजा का कहना मानकर सब शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और अपने अपने जाल बिछा देते हैं। उन पक्षियों में एक बुद्धिमान पक्षी था। वे सब पक्षियों को कहता है कि आप सब राजा के पास चले जाइए, लेकिन जब आपको सज़ा देने की बारी आए तो आप राजा से कहना कि राजा जी, अभी हमारे जो मुखिया हैं ना, वो बाहर गए हुए हैं। तो पक्षियों ने बोला कि हम राजा से क्या कहेंगे, वो कहाँ गए हैं? तो उस मुखिया ने कहा कि आप राजा जी को कह देना कि आपके जो मुखिया हैं वो 7 समुंदर पार गए हैं और किसी बात का महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए गए हैं। और राजा को कहना कि जब तक आपका मुखिया नहीं आ जाता तब तक आपको दंड ना दिया जाए। जब वो मुखिया राजा की सभा में आता है तो राजा उससे पूछता है कि आने में इतना आपने समय क्यों लगा दिया, इतना विलम्ब किस कारण से किया? तो वो मुखिया कहता है कि राजा जी, एक महत्वपूर्ण फैसला लेना था लेकिन वहाँ पे लोगों से लिया नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे बुलाया गया था। तो राजा कहता है, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात थी कि जिसका फैसला लेने के लिए तुम्हें 7 समुंदर पार जाना पड़ा?
तो वो वृत्त पक्षी कहता है कि राजा जी, सभा में इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इस दुनिया में पुरुष अधिक है या स्त्रियां। तो राजा कहता है ये तो बड़ी अस्वाभाविक सी बात है, मेरे ख्याल से तो इस दुनिया में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज्यादा अधिक है। तो राजा वृत्त व्यक्ति से पूछता है, लेकिन तुम बताओ कि तुमने सभा में क्या बोला। तो वो वृत्त पक्षी कहता है कि राजा जी, मैंने कहा है कि इस दुनिया में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या ज्यादा अधिक है। तो राजा उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा किस आधार पर कहा कि स्त्रियों की संख्या इस दुनिया में पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो वो पक्षी कहने लगा कि जो व्यक्ति अपनी स्त्री के कहने में आकर कोई गलत फैसला लेता है और निर्दोषों को दंड देता है, उन्हें कष्ट भोगने के लिए मजबूर करता है, उन्हें मृत्यु दंड देता है, तो वह पुरुष होते हुए भी एक स्त्री के समान ही है। जब राजा ये बात सुनता है तो राजा बहुत ज्यादा हैरान होता है। राजा का विवेक जाग उठता है और राजा फैसला लेता है कि मैं इन पक्षियों की हत्या नहीं करूंगा, इनको मृत्यु दंड नहीं दूंगा, और वो सब पक्षियों को आजाद कर देता है और कहता है कि इनको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, मैंने इन सबको अपनी तरफ से आजाद कर दिया है। सब पक्षी उड़ जाते हैं। लेकिन जब रानी को इस बात का पता चलता है कि रानी ने किसी के फैसले में आकर, किसी के कहने में आकर उन पक्षियों को छोड़ दिया है और उनको मृत्यु दंड नहीं दिया है, तो रानी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और रानी राजा से कहती है कि अगर आपने पक्षियों को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अन्न और जल का त्याग कर दूंगी। राजा रानी को फिर से समझाता है कि रानी, ऐसा हट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन रानी भला कहाँ मानने वाली थी। वो राजा से कहती है कि राजन, महाराज, आप इन पक्षियों को मृत्यु दंड दो, नहीं तो मैं अन्न और जल का तब तक ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप उनको मृत्यु दंड नहीं देंगे, नहीं तो मैं अन्न और जल का त्याग करके अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। राजा फिर से शिकारियों को बुलाता है और कहता है कि सब पक्षियों को आप इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ, उन्हें तो मैं मृत्यु दंड देके ही रहूंगा। जब वृत्त पक्षी को फिर इस बात का पता चलता है तो वो बाकी पक्षियों से कहता है, कोई बात नहीं, आप इस बार भी वहाँ पर चले जाइए और जब आपको दंड देने की बारी आए तो आप राजा से वही कहना कि हमारा जो मुखिया है वो किसी फैसले के लिए किसी दूर पहाड़ी पर गया है और उसे आने में विलम्ब हो जाएगा, तब तक आप उसका इंतजार करिएगा और किसी भी तरह से कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। जब पक्षी उस सभा में आते हैं तो राजा उनको मृत्यु दंड देने की घोषणा करता है, लेकिन सब पक्षी एक ही स्वर में बोलते हैं कि महाराज, जो हमारा मुखिया है वो किसी ऊंची पहाड़ी पर गया है, किसी फैसला करने के लिए वो वहां पर गया है, इसलिए आप उनका इंतजार करिए। जब उनका मुखिया आता है तो राजा उनसे पूछता है कि भाई, आने में आपने इतना विलम्ब कैसे कर दिया। तो वो कहता है कि महाराज, मैं ना चीन देश में गया था। तो राजा कहता है, वहाँ पर आप क्या करने गए थे। कहता, मैं वहाँ पर किसी बात का फैसला करने के लिए गया था। तो राजा कहता है, ऐसा कौन सा फैसला आप करने के लिए गए थे, आप ऐसे कौन से बुद्धिमानी व्यक्ति हैं कि जो आपको फैसला करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया हो। तो उस वृत्त पक्षी ने कहा कि महाराज, सभा में इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा था कि इस दुनिया में जीवित लोगों की संख्या अधिक है या फिर मृत लोगों की। तो राजा ने कहा, मेरे ख्याल से तो इस दुनिया में जीवित लोगों की संख्या ज्यादा अधिक है, जबकि मरने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन फिर राजा ने उस पक्षी से पूछा कि भला तुम बताओ मुझे कि तुमने क्या फैसला लिया, तुमने क्या बताया कि जीवित व्यक्तियों की संख्या इस संसार में अधिक है या फिर मृत लोगों की। तो वो वृत्त पक्षी कहता है कि जो मनुष्य अपना विवेक होते हुए भी दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों के कहने में आकर गलत निर्णय लेता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, उनके प्राण हरने की कोशिश करता है, तो वह जीवित होते हुए भी एक मृत व्यक्ति के समान ही है। भला उसमें जीवित रहने की ऐसी कौन सी बात है जो अपना फैसला सही फैसला खुद ही ना ले सके। तो राजा का विवेक एक बार दोबारा से फिर जाग उठता है। राजा सोचता है कि बात तो सही है, अगर मैंने इन पक्षियों को मार दिया तो मैं जीवित होते हुए भी मृत लोगों की संख्या में आ जाऊंगा। तो राजा इस बात को सुनकर उन पक्षियों को दोबारा से आजाद कर देता है और कहता है कि मैंने इन पक्षियों को आजाद किया, अब इन्हें किसी प्रकार का मृत्युदंड नहीं मिलेगा। सब पक्षी उड़ जाते हैं, चले जाते हैं वहां से। लेकिन जब रानी को फिर से इस बात का पता चलता है कि राजा ने उन पक्षियों को दंड नहीं दिया और उनको आजाद कर दिया है, तो रानी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। जब राजा उसके पास को भवन में जाता है तो रानी राजा से कहती है कि राजन,
ये आपने क्या किया महाराज, ये आपने क्या किया? उन पक्षियों को मृत्यु दंड देने की बजाय आपने उनको आजाद कर दिया। कि आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? आपको नहीं पता कि उस पक्षी ने मेरे सिर पे क्या किया था? राजा उसको दोबारा फिर से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रानी ठहरी हटी की हटी। वो भला कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि राजा जी, आप इन पक्षियों को दंड दीजिए, इनको मृत्यु दंड दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजा सुनकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो राजा ने सोचा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी रानी अपने प्राण त्याग देगी। राजा फिर से शिकारियों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि आप इन पक्षियों को पकड़ कर लाओ, और इस बार तो मैं इनको मृत्यु दंड दे के ही रहूंगा। सब पक्षी फिर वही वृद्ध पक्षी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजा ने हमें फिर दोबारा से बुलाया है। तो वृक्ष पक्षी कहता है कि कोई बात नहीं, आप फिर से चले जाइए, और जब आपको राजा मृत्यु दंड देने की बात करे तो आप फिर से यही कहना कि जो हमारा मुखिया है वो किसी दूर जगह पे कोई फैसला लेने के लिए गया है, कोई निर्णय करने के लिए गया है, तब तक हमें कोई दंड ना दीजिए और उसका इंतजार करिए। खैर, सब पक्षी ऐसा ही करते हैं। वो सब सभा में चले जाते हैं। जब राजा उनको मृत्यु दंड देने की घोषणा करते हैं तो पक्षी फिर सभी एक स्वर में बोलते हैं कि महाराज, हमारे मुखिया किसी दूर जगह पर गए हैं, वो किसी महत्वपूर्ण फैसले का निर्णय करने के लिए गए हैं, तो आप उनका इंतजार करिए। राजा खैर उसका इंतजार करता है। जो वो वृद्ध पक्षी आ जाता है तो राजा फिर उससे यही बात पूछता है कि आपने आने में इस बार फिर से विलम्ब कर दिया, अब आप कहाँ चले गए थे? तो वो वृद्ध पक्षी कहता है कि महाराज, मैं कोई फैसला करने के लिए गया था, किसी महत्वपूर्ण बात पर एक फैसला अटक गया था, निर्णय हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे सभा में बुलाया गया और इसी कारण से मुझे इतनी दूर जाना पड़ा। तो राजा कहता है, अब ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपको वहां पर बुलाना पड़ा और आपके बिना वहां पर कोई फैसला हो ही नहीं रहा था? तो उस वृद्ध पक्षी ने कहा कि महाराज, सभा इस बात पर अटक गई थी, इस प्रश्न के उत्तर पर अटक गई थी कि इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति अधिक है या फिर मूर्ख व्यक्ति अधिक है। तो राजा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे ख्याल से तो इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं, बल्कि मूर्खों की संख्या तो 1 या 2 ही होगी। राजा फिर उससे पूछता है, चलो अब आप बताओ कि आपने अपना क्या फैसला सुनाया? तो वो वृद्ध व्यक्ति राजा से कहता है कि जो मनुष्य अपने विवेक का त्याग करके अपनी स्त्री के कहने में आके दूसरों को मृत्यु दंड देने का प्रयास करता है, तो उससे अधिक मूर्ख और इंसान हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में इस दुनिया में मूर्खों की संख्या बुद्धिमानों की अपेक्षा अधिक है। और वो राजा से कहता है कि राजन, मेरे ख्याल में आप इस दुनिया के महान मूर्ख व्यक्ति हैं। ये जो आपके सभागण है, ये जो सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप बुद्धिमान इंसान हैं? आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। एक स्त्री के कहने में आके आप लाखों पक्षियों को मृत्यु दंड दे रहे हैं, तो आपसे भला और मूर्ख कौन हो सकता है? आप इतने पाप के भागीदार बन रहे हैं, तो क्या ये बुद्धिमानी की निशानी है? मेरे ख्याल से तो आप एक महान मूर्ख राजा हैं। ये सुनकर राजा का विवेक जाग उठता है और राजा कहता है कि मेरी रानी जिए या मरे, लेकिन मैं इन पक्षियों को किसी प्रकार का मृत्यु दंड नहीं दूंगा। और राजा उन सब पक्षियों को आजाद कर देता है और कहता है कि इस बार ये मेरा आखिरी फैसला है, आप सब स्वतंत्र हो मेरी तरफ से और आपको किसी भी प्रकार का मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। आप सब खुशी खुशी यहाँ से जाइए। तो दर्शकों, अब आपको पता चला कि किसी बात के बहकावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय ले लेना क्या बुद्धिमत्ता की निशानी है? बिल्कुल नहीं। जो इंसान दूसरों के बहकावे में आकर गलत फैसले लेता है, जो इंसान एक प्रतिष्ठित पद पर बैठकर गलत निर्णय लेता है और बाकियों के हितों की बात बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ एक इंसान के हित को ध्यान में रखता है, तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा मूर्ख इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। आप भी इस बात पर विचार अवश्य करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको मेरी बतलाई हुई कहानियाँ, मैं हर कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश देने का प्रयास करती हूँ। मेरा उद्देश्य यही होता है कि किसी प्रसंग के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से मैं दुनिया में एक संदेश अपनी तरफ से दे सकूँ। मेरी इच्छा यही होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। आप दलीशा वाइब्स चैनल को
सब्सक्राइब करते रहिए, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आपको कहानी मेरी पसंद आए, कमेंट सेक्शन में आप उसे लाइक करिएगा और साथ में उसे ये भी लिखिएगा कि आपको कहानी अच्छी लगी है। लेकिन फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। किसी को चीज़ कोई अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना आउटलुक है, हर किसी का अपना अपना एक दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को देखने का। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी बतलाई हुई कहानी या मेरा दिया हुआ संदेश आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये लिख के बताइएगा कि आपको नहीं अच्छा लगा और मुझे और सुधार करने की क्या ज़रूरत है। आगे इम्प्रूव करने की तो हर इंसान को ज़रूरत होती है ना, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगी और आपके सामने अपनी अच्छी अच्छी वीडियो दोबारा से लेके आती रहूँगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने वीडियो में कोई एक अच्छा सा थॉट देती रहूँगी जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, हाँ, ताकि हम उनका लाभ उठा सकें। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एकदम से कई बार हमें मेडिसिन भी नहीं मिल पाती। मान लीजिए रात के समय ही दर्द हो गया तो इंसान कहाँ पर भाग के जाएगा मेडिसिन लेने के लिए, उस समय हमें थोड़े से घरेलू उपचार ही करने पड़ते हैं। तो ऐसा करिए, सबके घरों में फिटकरी तो होती है, नहीं है तो आप उसे रख लीजिए, ये बड़ी लाभदायक गुणकारी चीज़ है। उस फिटकड़ी को पानी में डाल दीजिए, वो पानी में घुल जाएगी और उस पानी से आप 2-2 मिनट के बाद कुल्ले करते रहिए, उससे आपको दांत दर्द में राहत मिलेगी। आशा करती हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ईश्वर आप सबका भला करता रहे, आपके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखे, अपनी कृपा ईश्वर आप सबके ऊपर बनाए रखे। आप भी अपने विवेक से काम लें, लोगों का भला करते रहें, किसी भी बात में किसी गलत फैसले में आकर कोई भी गलत निर्णय ना लीजिए। ये ठीक है कि हम सलाह दूसरों से लेते हैं, लेनी भी चाहिए। कई बार हमें महत्वपूर्ण फैसले करने होते हैं तो हमें दूसरों से परामर्श लेना भी पड़ता है। परामर्श लीजिएगा ज़रूर, किसी की बात सुनिएगा ज़रूर, लेकिन फैसला अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से करिएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मुझे सुनने के लिए, मुझे धैर्य के साथ सुनने के लिए, बल्कि मैं यही कहना चाहूँगी जिस धैर्य से आप मुझे सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।